के साथ सुनील सिंह पौरुष। मध्य प्रदेश से पूर्व सांसद और सरकार के प्रवक्ता चिंतामणि मालवीय एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और इस उपचुनाव में पार्टी किस तरह से कितनी तैयारी के साथ जा रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी इस उपचुनाव में बाजी मार सकती है। कुछ ऐसी भी सीटें हैं। चिंतामणि जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ में। जी धन्यवाद। चिंतामणि जी, उपचुनाव होने जा रहा है, किस तरह की तैयारी पार्टी की? देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बाई प्रोडक्ट है, वो हमारे लिए मुख्य उद्देश्य नहीं है। हम केडर पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है। हम उद्देश्य के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं और मध्य प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। इसलिए चुनाव जो है वो बीच बीच में आता रहता है। चुनाव पार्टी का उद्देश्य, पार्टी का लक्ष्य या पार्टी के लिए कोई बहुत महत्व का नहीं है। हमारे लिए तो देश की सेवा और समाज की सेवा और इस प्रदेश की सेवा यही महत्वपूर्ण है। जहां तक चुनाव का विषय है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। वो जब भी चुनाव हो तो केवल भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता है जो 12 घंटे में रिवाइव हो सकता है, अपने क्षेत्र में लग सकता है, क्योंकि हमारा काम कोई ऐसा पार्ट टाइम नहीं है कांग्रेस की तरह। हमारा काम पूरी तरह है, हम हमेशा सन्नद्ध हैं और अपने बूथ पर प्रस्तुत हैं। आपने चुनाव को लेकर कहा कि ये तो हमारे लिए फौरी तौर पर बाकी बाद की चीज़ें हैं, चुनाव हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं, इतनी प्राथमिकता नहीं, हम जनता की सेवा करते हैं। ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं चिंतामणि जी, लेकिन खास तौर पर चीज़ें तो वही स्पष्ट तौर पर कि तैयारी में तो जाहिर तौर पर आपको रहना होता है और आप रह भी रहे हैं। 27 सीटों पर उपचुनाव है, ठीक है, और उसके अलावा कांग्रेस की स्थिति भी जो है मजबूत मानी जा रही है। चलिए मैं कुछ और सवाल भी आपसे पूछूंगा। अभी फिलहाल चीन का जो मसला है उसको लेकर कांग्रेस मुखर है, विपक्ष जो है कह रहा है लोकतंत्र का गला घोंट दिया है सरकार ने, इस पर हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर इन तमाम सारी चीज़ों पर चिंतामणि मालवीय चूंकि सदन के सदस्य भी रहे हैं, वो क्या सोचते हैं? देखिए, चीन की समस्या वस्तुतः नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत की हुई समस्या है इस देश के सामने। चीन हमारा पड़ोसी कभी नहीं था, हमारा पड़ोसी तिब्बत था। जब तिब्बत पर चाइना ने आक्रमण किया तो जवाहरलाल नेहरू ने चाइना का समर्थन किया और तिब्बत का विषय यूएनओ में नहीं उठाया, उल्टे कश्मीर का विषय यूएनओ में उठाया। और इतना ही नहीं बल्कि तिब्बत में चाइनीज सेना को रसद पहुंचाने का काम यह उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया। और उसके बाद जब चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया तिब्बत, उसके बाद भी सीमा का निर्धारण ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया और यही कारण है कि चाइना को हमारी सीमा में आने का अवसर मिला और आज करीब करीब 36,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो है वो आज चाइना के पास है। कि छोटा मोटा देश होता है इतना बड़ा जो जमीन है, लेकिन वो हम पराजित भी हुए और इतनी बड़ी जमीन भी। और आज अगर 36 करीब 3,500 किलोमीटर की हमारी सीमा असुरक्षित है तो उसका कारण कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू है। इसलिए कांग्रेस को यह पूछने का हक नहीं बनता कि हमारी सीमाएं असुरक्षित क्यों हैं, चीन क्यों घुस आया है, चीन कब वापस जाएगा। ये बेकार के सवाल है, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमने इतनी बड़ी गद्दारी इस देश के साथ क्यों की। सबसे पहले यह भी स्थिति देखने को मिल रही है कि कांग्रेस इस बात को भी कहती नजर आ रही है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, बातचीत से मसला हल नहीं होगा, अब तो युद्ध करो। उसको लेकर देखिए आपकी प्रतिक्रिया। जी देखिए सुनील जी, मेरी आवाज आप तक स्पष्ट आ रही है? इको तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। देखिए सुनील सिंह जी, कि जब वो कहते हैं कि युद्ध करो तो युद्धोन्माद का आरोप उन पर आता है, लेकिन जब युद्ध हुआ तो क्या परिणाम रहा? मैं देखता हूं कि 62 का युद्ध हम हारे, 65 का युद्ध जो है हमारी सेनाएं जीती, लेकिन कांग्रेस ने और उनकी सरकार ने वापस की जमीन, जीती हुई जमीन वापस की है और हमारे इवन सैनिक तक उन्होंने नहीं छुड़वाए। और 71 में युद्ध हुआ, हमारी सेनाएं बहुत आगे तक बढ़ सकती थी, बढ़ी भी, लाहौर पे कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि हमारी सीमाएं, हम जो है मैदान में जीते लेकिन साउथ ब्लॉक में हारे हैं। तो ये जो कहते हैं कि साहब युद्ध कीजिए युद्ध कीजिए, ये इनको युद्ध की बात करने का भी अधिकार नहीं है। ये केवल पहली बार हुआ है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो हमने पाकिस्तान को भी पीछे हटाया और अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो चाइना की एक कदम भी, चाइना को हमने आगे नहीं बढ़ने दिया और पीछे हटने को हर वक्त मजबूर किया है। देश की सीमाओं के साथ कोई समझौता नहीं होगा। चिंतामणि जी, कहा जाता है कि कोई भी प्रवक्ता जब किसी पार्टी का पक्ष अपना रखने के लिए आता है, उसे अपनी पार्टी से ज्यादा जानकारी दूसरी पार्टी यानी विपक्ष की होती है। तो मैं वही विपक्ष को लेकर एक सवाल और पूछूंगा आपसे। पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र जो है, खासकर कांग्रेस में ये जो स्थिति देखने को मिल रही है, चाहे वो लेटर युद्ध हो, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए सुनील सिंह जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में केवल कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे तो कांग्रेस जितनी पार्टियां हैं उनमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। और ये देश का दुर्भाग्य, इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ सुप्रीमो कहा जाता है कई पार्टी के लीडर्स को कि ये बसपा सुप्रीमो है, ये सपा सुप्रीमो है, ये शिवसेना के सुप्रीमो है, ये उस सेना के सुप्रीमो है, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव नहीं होते। और बड़ा खेद और दुख की बात है कि ये कांग्रेस में भी नहीं होता। और अभी जो 23 कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने चिट्ठी लिखी तो ये आंतरिक लोकतंत्र की एक पुकार है, जिसे एक बार फिर कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया। तो लोकतंत्र हमारा तभी अच्छा चलेगा जब देश में आंतरिक लोकतंत्र भी हो, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र देने में कांग्रेस विफल रही है और वो भी तानाशाही तरीके से कांग्रेस चल रही है। नहीं, जो आपने नाम गिनाए, सपा सुप्रीमो, बीएसपी सुप्रीमो, कांग्रेस सुप्रीमो, ऐसे में तो बीजेपी के सुप्रीमो भी हैं, तो ये पार्टी तो आपके साथ भी वही स्थिति है जो बाकी पार्टियों के साथ है, चिंतामणि? ये आरोप हो सकता है लेकिन सत्यता इसमें नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी सर्वा बने वो कार्यकर्ता वार्ड स्तर से लगा करके और ऊपर तक गए हैं। स्वयं जो है हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तो पार्षद का चुनाव लड़े, फिर विधानसभा लड़े और धीरे धीरे जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। माननीय अमित शाह जी, यदि आपका लंबा अनुभव है आपका राजनीति का, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, मुलायम सिंह यादव भी नीचे से, यानी कि खेती किसानी से वो वहां पहुंचे पहलवानी से दंगल लड़ते हुए, वो तब सपा सुप्रीमो बने। बीएसपी की जो सुप्रीमो बनी वो भी कैसे किस स्थिति से बनी जाकर, तब जाकर उनको वो मुकाम हासिल हुआ। जब बेनी प्रसाद वर्मा सपा के अध्यक्ष हो गए होते, बाकी चीजें बात तो तब होती कि मोहम्मद आजम खान सपा के अध्यक्ष हो गए होते, लेकिन कोई और नहीं हो पाता है। अगर सपा का अध्यक्ष होता है तो फिर उनका सीधे बेटा होता है, उनका भाई भी सपा का अध्यक्ष नहीं हो पाता है। इसका मतलब वहां लोकतंत्र नहीं है, परिवारवाद है। तो ये जो आंतरिक लोकतंत्र पार्टी में नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक तरह का खतरा है और इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे लोकतंत्र को परिपक्व होने की आवश्यकता है और उसकी शुरुआत पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र से होती है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और ऐसी शुरुआत होनी भी चाहिए। नई शिक्षा नीति को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत सालों बाद, मुझे लगता है कि करीब 36 साल बाद इस देश को नई शिक्षा नीति मिली है और हमारी शिक्षा नीति सेक्युलरवाद ने ग्रस लिया, हमारी शिक्षा नीति को कम्युनिस्टों ने ग्रस लिया, हमारी शिक्षा नीति को इवन राष्ट्र विरोधी तत्वों ने ग्रस लिया और सबसे ज्यादा प्रयोग यदि कई हुए तो हमारी शिक्षा नीति के साथ हुए। मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसी शिक्षा नीति आई है जिसका समाज के सभी तबकों ने स्वागत किया है और इसमें तथ्यात्मकता भी है कि कोई व्यक्ति यदि साइंस पढ़ता है और उसकी रुचि हो जाती है कि नहीं मैं आर्ट पढ़ूं, तो उसी को लेकर के वो आर्ट में भी जा सकता है। यदि वो चाहता है कि मैं कॉमर्स और साइंस दोनों के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ूं तो दोनों एक साथ पढ़ सकता है। कोई व्यक्ति एक साथ 2 डिग्री करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चों के साथ, जिन्हें पता नहीं इस दुनिया में वो हर अनुभव उनका पहला अनुभव है, लेकिन जब उन्हें विवश किया जाता है इंग्लिश सीखने को और अंग्रेजी उन पर लाद दी जाती है तो उसका समाधान इस शिक्षा नीति में किया और त्रिभाषा फार्मूला जो दिया है ये वास्तव में स्तुत्य है। वो बच्चे दुआएं देंगे जिनके वजन से ज्यादा उनकी पीठ पर बस्ते का वजन हो गया, उन पर किताबों का वजन हो गया है, उनको उनका बचपन छीनता जा रहा है। वास्तव में बचपन लौटाने की कवायद ये इसमें दिखाई देती है और शिक्षा का जो व्यावसायीकरण हो गया है उस व्यावसायीकरण को भी कम करने का प्रयास इस शिक्षा नीति में है। मुझे तो धन्यवाद करता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और धन्यवाद वास्तव में इस देश के आलोचकों को भी करता हूं कि उन्होंने बहुत ज्यादा तूफान नहीं उठाया, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि जैसे ही शिक्षा नीति आएगी लोग अनावश्यक टूट पड़ेंगे सरकार पर, लेकिन चूंकि उनको कोई जगह इसमें मिले नहीं, कोई तार्किक जगह ऐसी मिली नहीं उनको, तो इसलिए अच्छी शिक्षा नीति के लिए मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को नए भारत की दिशा में एक नया कदम उन्होंने बढ़ाया है, मैं उन्हें बधाई और धन्यवाद करता हूं। चिंतामणि जी, सदन के सदस्य आप रहे हैं और अभी जो मानसून सत्र की जो व्यवस्था की गई है कोरोना काल में, प्रश्नकाल खत्म कर दिया गया, शून्यकाल का जो समय है वो कम कर दिया गया। ऐसे में विपक्ष फिर यही कह रहा है कि देखिए हमारी आवाज़ तो हर तरह से भैया दबा दी है, हम कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो आपके लिहाज से क्या माना जाए, ये ठीक व्यवस्था है? शून्यकाल आज राज्यसभा में हुआ, दिग्विजय सिंह ने विषय उठाया। जहां तक प्रश्नकाल का सवाल है तो प्रश्नकाल तो वैसे लिखित में भी जवाब दिए जाते हैं और प्रश्न तो मुश्किल से 5 पूछे जा सकते हैं। वैसे कहने को तो 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 20 में से समय केवल 1 घंटा रहता है और सवाल जवाब में केवल 5 प्रश्न हो गए तो बहुत बड़ी बात है।
तो 5 प्रश्न के लिए इतना बड़ा तूफान उठाना, उनके जवाब राइटिंग में भी आ सकते हैं, क्योंकि सवाल तो सैकड़ों में होते हैं, 20 तारांकित रहते हैं और असीमित जो है वो अतारांकित रहते हैं। तो 20 तारांकित में से भी केवल 5 पूछे जाते हैं, और इसलिए केवल ये आरोप के लिए आरोप है, इसका कोई मतलब नहीं कि साहब प्रश्नकाल नहीं हो रहा है। आप प्रश्न उठाइए, जवाब लिखित में आएगा। अब तो आप चाहेंगे साहब प्रश्नकाल, सरकार देखिए असाधारण परिस्थिति आए तो असाधारण निर्णय लेने पड़ेंगे। अब यदि आप ये प्रश्नकाल क्यों नहीं कर रहे हैं, इसी बात को लेकर के अगर हंगामा करेंगे तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। अगर अच्छे विधेयक पास हो रहे हैं, अभी कृषि के लिए एक अच्छा विधेयक पास हुआ, और भी जो है जो आवश्यक विधायी कार्य है वो हो रहे हैं, तो उनका स्वागत होना चाहिए। केवल प्रश्नकाल तो लिखित में भी जवाब लिया जा सकता है, और शून्यकाल हो रहा है। और विपक्ष ऐसे में वॉकआउट करता हुआ बाहर चला जाता है, गांधी प्रतिमा के सामने जाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर देता है। तमाम सारी जब मसले आते हैं, जब रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं चीन के मसले पर, तो विपक्ष कहता है कि नहीं नहीं, हमें तो भैया सवाल पूछने थे, मंत्री जी से पूछने नहीं दिए गए। और ख़ासतौर पर सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है, हमारा गला घोटने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष को कुचलने की कोशिश की जा रही है। तमाम सारे आरोप जो है चिंतामणि जी लगते रहे। लेकिन इन सब के बीच में आपसे ये जानूंगा, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लौटी है, कमलनाथ की सरकार रही, और उसके बाद फिर से आप दोबारा सत्ता में आए हैं। कमलनाथ सरकार ने जिन योजनाओं को चलाया, कमलनाथ सरकार ने जिन योजनाओं के लिए बीड़ा उठाया, क्या उसमें कुछ बदलाव देख रहे हैं चिंतामणि मालवीय, या फिर उन योजनाओं को भी लागू किया जाएगा या उन्हें खत्म कर दिया जाएगा? क्योंकि अदला बदली में तो अव्यवस्थाओं का आलम बड़ा होता है चिंतामणि मालवीय, जनता के पैसे का दुरुपयोग भी बहुत होता है। सुनील सिंह जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कमलनाथ की सरकार कोई योजना लाई ही नहीं। वस्तुतः जो योजना शिवराज सिंह जी की चल रही थी उनकी सरकार की, उनको खत्म करने का काम किया, और उनका स्थानापन्न दूसरा केवल नाम भर दिए, वो जमीन पर कहीं नहीं आई। मैं उदाहरण आपको दूं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई हम जो कन्या विवाह है उसमें 51,000 रुपए देंगे, पहले 26,000 रुपए दे जाते हैं, लेकिन एक महिला, एक बेटी, एक महिला को भी जो है इन्होंने पैसा नहीं दिया, केवल घोषणा भर की। इन्होंने साइकिल मिलती थी वो साइकिल छीन ली, स्कूटी की योजना थी बच्चियों के लिए, वो स्कूटी इन्होंने नहीं दी। जो संबल योजना थी माननीय शिवराज सिंह जी की, बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, और मुझे लगता है कि सामाजिक सुरक्षा की इससे बड़ी योजना पूरे विश्व में बनी नहीं जी। कि जो बचपन से लेकर के बच्चा पैदा होता है उससे लेकर के तो मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद तक की चिंता, हर बात की चिंता जिस योजना में की गई, ऐसी सामाजिक सुरक्षा, संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा सरकार दे रही थी, उसमें वो संबल योजना बंद कर दी। यदि कोई व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसको 5,000 रुपए देने की व्यवस्था थी उसके अंतिम क्रिया के लिए, लास्ट राइट के लिए, लेकिन उसका वो 5,000 रुपए भी देना बंद कर दिए इन्होंने। तो इन्होंने कोई नई योजना चलाई नहीं, केवल भ्रष्टाचार के माध्यम ढूंढे, भ्रष्टाचार के तरीके ढूंढे, किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों को सताया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरह परेशान किया जाता है, जनता को किस तरह परेशान किया जा सकता है, यही किया इन्होंने। एक बिल्डिंग तोड़ी और 10 बिल्डिंग वालों से पैसे लेने का काम किया इन्होंने। एक व्यापारी को शुद्ध के नाम पर युद्ध ये आरोप तो आपके ऊपर भी लगे चिंतामणि मालवीय जी, आपकी सरकारों पर भी लगे, और हर बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस पर आप द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अनर्गल तरीके से आपकी पुलिस पीटती है और थाने में बंद कर देती है। ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता रहता है। खैर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।